हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, और कैसे प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, मतलब मेटल आयन के ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला बना दिया हूँ मैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10dq। 10dq क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी है। ठीक है, 10dq क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे आपको मालूम हुआ कि मेटल आयन के साथ में क्या जुड़ा होता है? कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जुड़ा होता है। किसी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड ही जुड़ा होता है। और लिगेंड में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल आयन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हैं, आयरन 6H2O2+, आयरन 6H2O3+। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे 3+ है। तो मेटल आयन में जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, लिगेंड जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, जिसको पॉइंट चार्ज भी कहा गया है, तो वो क्या करेगा? और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। विपरीत चार्ज में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, और जितना स्ट्रांगली ये अट्रैक्ट होगा, इसके बीच में आने वाले d ऑर्बिटल पर, आपको मैंने पहले ही बताया था कि ऑर्बिटल भी क्या होता है? नेगेटिव कैरेक्टर का होता है। ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है? नेगेटिव कैरेक्टर का होता है। तो ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण काम करेगा। तो जितना ज़्यादा रिपल्सन काम करेगा उतना ही ज़्यादा इसकी स्प्लिटिंग होगी। किसकी? d ऑर्बिटल की। ठीक है, d ऑर्बिटल से ही क्या होते हैं? लिगेंड जुड़ते हैं। तो ऑर्बिटल नेगेटिव कैरेक्टर का होता है, लिगेंड भी नेगेटिव कैरेक्टर का होता है। यहाँ मेटल चार्ज जो है पॉजिटिव आयन, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, और जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा रिपल्सन किसके बीच में होगा? ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच में होगा। तो यहाँ पे डाटा से भी स्पष्ट है कि चार्ज बढ़ने पर यहाँ पे जो डाटा कम है ये क्या है? अधिक है। स्प्लिटिंग एनर्जी का डाटा है ये कि 10dq का वैल्यू है। ये क्या है? 10dq का वैल्यू है, मतलब स्प्लिटिंग कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना सेंटीमीटर हो रहा है, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो चार्ज बढ़ने पर क्या हो रही है? 10dq का मान बढ़ रहा है। सेकेंड जो चीज़ है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं दो कॉम्प्लेक्स लिया हूँ, कोबाल्ट का और निकिल का। इसमें डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। चार्ज दोनों का सेम है, 2+ चार्ज 2+ चार्ज। इसमें D7 है और यहाँ पे क्या होगा? D8 है। ठीक है, अगर चार्ज सेम है, चार्ज यहाँ पे सेम है, लेकिन चेंजेस कहाँ पे हैं? इसके d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पे डिफरेंस है। चार्ज हम मान के चलिए सेम ले लेते हैं, और d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देते हैं? डिफरेंट कर देते हैं। तो अब क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब क्या हो जाएगा? रिपल्सन। चार्ज चूंकि दोनों में अट्रैक्शन फोर्स उतना ही काम कर रहा था, और रिपल्सन क्या कर रहा है? रिपल्सन क्या कर रहा है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्स कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको रिपल्स करेगा। तो ये अच्छे से यहाँ पे जुड़ नहीं पाएगा। मतलब स्पष्ट है कि डी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पे स्प्लिटिंग क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से जुड़ नहीं पाएगा, लिगेंड उसके पास नज़दीक आ नहीं पाएगा। ठीक है, इस तरह का इफेक्ट। अट्रैक्शन फोर्स सेम है ना, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे क्या है? सेम है। आकर्षण बल दोनों में क्या होगा? समान होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि डी ऑर्बिटल में बढ़ जाती है तो लिगेंड क्या कर लेगा? उसको क्या करेगा? उसको अच्छे से स्प्लिट नहीं कर पाएगा, वो थोड़ा दूर ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी कम होगी उतनी स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। सेकेंड जो टॉपिक मतलब यहाँ पे कह सकते हो चार्ज सेटिस्फेक्शन का बात होता है। चार्ज सेटिस्फेक्शन क्या है? उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे डिपेंड करता है? फॉर्मूला बनाया हम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10dq। मतलब जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम संख्या बढ़ेगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3D 4D 5D में जो मेन क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है? 3, 4, 5। ठीक है,
तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 10DQ के स्प्लिटिंग के। इसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। कोबाल्ट, रहीनियम और इरिडियम, ये तीनों ही एक ही कॉलम में आते हैं, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है, सेम है डी ऑर्बिटल में। लेकिन अगर हम स्प्लिटिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग किस में होगी, इरिडियम में होगी। क्यों, इसका चार्ज का साइज क्या होगा, थोड़ा बहुत छोटा होगा, और नीचे जाने पे जो आवेश एटम का साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पे 3D है, बीच में क्या बना देते हैं, 4D बना देते हैं। इसमें 2 होंगे, इसमें 3 होंगे, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल वैसे भी डिफ्यूज तरीके से होता है। डिफ्यूज मतलब फैला हुआ होता है, ठीक है, फैला हुआ होता है। अब यहाँ पे हम मान के चलिए इसका केंद्रक ले लेते हैं, इसका न्यूक्लियस ले लेते हैं, ये इसका न्यूक्लियस ले लेते हैं। अट्रैक्शन फोर्स कितना है, प्लस चार्ज 3 प्लस चार्ज 3 प्लस चार्ज 3, मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, समान होगा। मतलब लिगेंड यहाँ से यहाँ तक है, अगर लिगेंड तो इसकी दूरी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। इसकी दूरी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा लिगेंड का, लगभग सेम होगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पे सेम है। सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड को उतना ही बल से आकर्षित कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे लिगेंड की ओर अगर हम देखें तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल क्या होते जा रहा है, उसके करीब आते जा रहा है। डी ऑर्बिटल कहाँ आ रहा है, लिगेंड के करीब आ रहा है, ठीक है। तो लिगेंड के करीब अगर डी ऑर्बिटल आएगा तो इसमें स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्प्लिटिंग का मतलब ये जो हम स्प्लिटिंग कराते हैं ना ऑक्टाहेड्रल केस में, EG T2G, ये स्प्लिटिंग कराते थे हम पहले की वीडियो में, आपने देखा होगा, ठीक है। वो स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं। अगर ये आप लोग समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो पे जाके देखें आप कि कैसा स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। आगे भी कुछ टॉपिक है स्प्लिटिंग के, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी ऑर्बिटल लिगेंड के नज़दीक आ रहा है। जितना नज़दीक आएगा उतना ज़्यादा रिपल्सन काम करेगा, रिपल्सन काम करेगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। ये उसका एग्जाम्पल कहा। थर्ड है नेचर ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड का नेचर कैसा है, क्या लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आने वाला है, इसके जस्ट बाद हम उसका वीडियो बनाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के पास में स्प्लिटिंग कराने का पावर ज़्यादा होगा। वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, स्प्लिटिंग कराने का पावर कम होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या बनाता है, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, फ्री स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग भी नहीं करा पाता, ठीक है, क्योंकि पेयरिंग कराने के लिए एनर्जी लगती है। तो उसके वो एनर्जी कहाँ से आती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के पास से आती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जबरदस्ती का इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा देता है और स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अगला है जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। जियोमेट्री को देखते हैं, एक है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। तीनों को समझते हैं। ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, एक्सिस में आ रहे हैं, एक्सिस में आ रहे हैं, DX² Y² और DZ², इसमें आ रहे हैं। DXY DYZ DZX में लिगेंड नहीं आ रहा है, वो उसके बीच में हो जाते हैं, ठीक है, बीच बीच में ऑर्बिटल में हो जाते हैं। तो ये क्या था, एक्सिस में आ रहे थे। तो इसमें क्या हो रही थी, एक्सिस में, मेन एक्सिस में आने के कारण यहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, स्प्लिटिंग ज़्यादा हो गई थी। ये इस तरह से क्या होंगे, एक्सियल ऑर्बिटल होंगे। अगर हम स्क्वायर प्लेनर की टेट्राहेड्रल की बात करें, तो क्या होता है, यहाँ पे जो जितने भी लिगेंड हैं, 4 लिगेंड हैं, ये लिगेंड क्या कहाँ आ रहे हैं, नॉन एक्सियल पोजीशन में आ रहे हैं। मतलब एनर्जी किसकी बढ़ रही है, यहाँ पे T2G की एनर्जी बढ़ गई थी। T2G ऊपर जाएगा, EG नीचे आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा और समझ लेते हैं, स्क्वायर प्लेनर क्या होगा। अगर हम जेड एक्सिस के लिगेंड को हटा दें तो ये क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर बन गया। मतलब ये क्या है, एक्सियल। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, पावर किसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे चूंकि कम लिगेंड है, ठीक है, कम लिगेंड है तो चार्ज उतना ही होगा। चार्ज क्या होगा, जो होना है वही होगा। लेकिन यहाँ पे कम लिगेंड है तो इसको क्या करेगा, ये ज़्यादा
फोर्सफुली अट्रैक्ट करेगा। तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसका स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद में क्या आएगा, एक्सियल वाला टेट्राहेड्रल का, सॉरी ऑक्टाहेड्रल का, ये मिट गया है। तो ये क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल का। और टेट्राहेड्रल में अगर हम स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करते हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल से भी कम, मतलब कितना कम, 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, मतलब इसकी एनर्जी किसके बराबर होती है, इसके 4/9 वैल्यू के बराबर होती है। मतलब सीधा कैलकुलेट करके निकाले हैं तो क्या आ रहा है वो 0.45 डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का डेल्टा, हाँ डेल्टा ओ, ठीक है जी, ऑक्टाहेड्रल के बराबर इतना। ठीक है, मतलब 0. इसकी जो वैल्यू आएगी उसको 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेट्राहेड्रल की वैल्यू आएगी। यहाँ पे स्प्लिटिंग सबसे कम होती है, तो इसका सीरीज कुछ इस तरह का है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर किस तरह से अफेक्ट करते हैं। ये 4 पॉइंट है। आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में बीएससी थर्ड की बुक को भी आप रेफरेंस, एज ए रेफरेंस की तरह ले सकते हैं। एमएससी वाले स्टूडेंट और बीएससी वाले स्टूडेंट तो उनके पास तो बुक है ही। ठीक है, तो ये टॉपिक दोनों ही में है, बीएससी थर्ड में है, एमएससी फर्स्ट सेम में है। ठीक है, तो दोनों ही स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकते हैं। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। केमिस्ट्री ग्रुप अल्ट्रा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।